आज हम बात करते हैं दो कविताओं की जो सुमित्रानंदन पंत जी की लिखी हुई हैं। ये कविता है बीज। बीज यानी सीड। इसमें कवि बताते हैं कि जैसे बीज धरती के गहरे अंधकार में छिपा होता है, इतनी गहराई में, लेकिन फिर भी उसमें एक नए जीवन का अंकुरण होता है और वो पौधे की शक्ल में धरती से बाहर निकलकर आ ही जाता है और फिर हमको ऑक्सीजन, फल और फूल भी देता है। कविता इस तरह से है। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज। वह खो न गया, मिट्टी न बना, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। क्षुद्र यहाँ पर कहें तो छोटा सा, जैसे सरसों होती है उससे भी छोटा। उस छोटे उर में छिपे हुए, उर यानी सीना, उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात और स्कंध मूल। यानी उस छोटे से बीज के उससे भी छोटे सीने में छिपे हुए हैं बड़ी बड़ी डालियां, पत्ते, ढेर सारे पत्ते, जड़ और तना, फल और फूल। उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात और स्कंध मूल। गहरी हरितिमा की संस्कृति। संस्कृति यानी रचना। जब ये छोटा सा बीज बाहर निकल के पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, जंगल बनाएगा, वही होगी गहरी हरितिमा की संस्कृति। उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात तो स्कंद मूल। गहरी हरितिमा की संस्कृति। बहुरूप रंग फल और फूल वह है मुट्ठी में बंद किए। बहुरूप रंग फल और फूल वह है मुट्ठी में बंद किए। वटके पादप का महाकार संसार एक, आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर अपार। यहाँ कहा है कि कितने ढेर सारे रूप, रंग, फल और फूल वो अपनी छोटी सी मुट्ठी में बंद किए हैं। जैसे बरगद का इतना विशाल पेड़ बन जाता है, वो भी एक छोटे से बीज से शुरू होता है। इस संसार का यही आश्चर्य है कि कैसे एक छोटी सी बूंद एक सागर बन जाती है। बहुरूप रंग फल और फूल वह है मुट्ठी में बंद किए। वटके पादप का महाकार संसार एक, आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर अपार। संसार एक, आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर अपार। बंदी उसमें जीवन अंकुर जो तोड़ निखिल जग के बंधन। पाने को है निज सत्व मुक्ति। बंदी उसमें जीवन अंकुर जो तोड़ निखिल जग के बंधन। पाने को है निज सत्व मुक्ति। आगे कहा है कि इतना छोटा सा बीज जो अपनी गहरी निद्रा से जाग कर इतना ढेर सारा सृजन कर लेता है, उसका भेद, उसका रहस्य आज तक कोई ना जान सका। जड़ निद्रा से जग कर चेतन। जड़ निद्रा से जग कर चेतन। आह भेद सका न सृजन रहस्य कोई भी वह जो क्षुद्र पोत। भेद सका न सृजन रहस्य कोई भी वह जो क्षुद्र पोत। उसमें अनंत का है निवास वह जग जीवन से ओत प्रोत। वह जग जीवन से ओत प्रोत। मिट्टी का गहरा अंधकार सोया है उसमें एक बीज। उसका प्रकाश उसके भीतर वह अमर पुत्र वह तुच्छ चीज। मिट्टी का गहरा अंधकार सोया है उसमें एक बीज। उसका प्रकाश उसके भीतर वह अमर पुत्र वह तुच्छ चीज। एक छोटा पौधा तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे आपका बड़ा मकान हो, चाहे छोटा सा फ्लैट हो। बस एक गमला लाइए, उसमें बीज डालिए, मिट्टी डालिए और बस प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। तो चलिए इसी बात पर एक बीज लाएं, एक पौधा लगाएं। ये जो कविता है पर्वत प्रदेश में प्रवास। सुमित्रानंदन पंत जी पहाड़ी थे। आप एक पहाड़ी को मैदानों में, शहर में ले आइए, लेकिन आप उसके अंदर के पहाड़ी को नहीं निकाल सकते। पंत जी भी इसी तरह के कवि हैं। इस कविता का सार है कि पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आती है तो कैसा वातावरण हो जाता है। बादलों का धरती के ऊपर छाना, गरज गरज कर बरसना और जो उससे वाटरफॉल्स या झरने बनते हैं, जो धुंध सी उठती है, जो तेज हवाएं चलती हैं, उसी का वर्णन या उसी का चित्रण यहाँ पर किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वतों में जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति कैसे पल पल अपना वेश बदलती है।
पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यहाँ कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाएं अपने हजारों हजार पुष्परूपी नेत्रों से नीचे देख रही हैं, और बारिश गिरने के बाद नीचे क्या महाकार होता है। उसी तरह आगे कहा है कि नीचे जो बड़ा सा तालाब है वो एक दर्पण की तरह फैला हुआ है, जिसमें पर्वतों का भी प्रतिबिंब दिखता है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ कहते हैं कि बादल जब गिरी के गौरव के साथ आकर गाते हैं, झूमते हैं, तब वर्षा होती है, और जो विशालकाय झरने बनते हैं उसकी नस नस में एक उत्साह आता है। वो जो झरने या वाटरफॉल होते हैं, उनकी गिरती हुई बूंदों को, टूटती हुई बूंदों को आप ध्यान से देखें तो मोती की लड़ियों जैसे सुंदर दिखते हैं। और आगे एक शब्द है उच्चाकांक्षाओं। उच्चाकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा, या जैसे एम्बिशियस होना। तो कहते हैं कि पर्वतों के जो विशाल वृक्ष होते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा में ऐसे ऊपर उठे होते हैं, और वो झांक रहे होते हैं एक शांत अपार आसमान पर, एकटक अपलक दृढ़ता पूर्वक स्थित प्रज्ञ जैसे देखते हुए, जैसे कोई योगी अपनी समाधि में हो। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अगली पंक्तियों में कहा है कि आसमान में अचानक बादलों के छाने से विशाल पर्वत जैसे गायब ही हो जाते हैं, मानो आसमान धरती पर टूट कर आ गिरा हो। सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई देती है, और ऐसे में तालाबों पर से जो धुंध उठती है, ऐसे लगता है जैसे तालाब में आग लगी हो और उससे धुआं निकल रहा हो। और ऐसे में भी जो विशाल वृक्ष होते हैं वो अपनी मजबूत जड़ों को धरती के सीने में अच्छे से जमाए टिके खड़े रहते हैं कि कहीं नहीं जाएंगे। इन्हीं सब बातों का वर्णन है। और आखिरी पंक्तियों में कहा है कि जब ये सब हो रहा होता है, इंद्र देवता जो वर्षा ऋतु के देवता हैं, वो अपने बादलों वाले यान में बैठकर इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे अपना इंद्रजाल फैला रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। हर तरफ धुंध, बारिश, सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, पेड़ जो धरा के सीने में अपनी जड़ें मजबूती से जमाए खड़े हैं, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आज बस इतना ही। आप कभी पर्वतों पर जाएं तो इन कविताओं को अवश्य याद कीजिएगा। अगली कविता तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें।